हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सब लोगों का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित शर्मा आज आपको बहुत बढ़िया सा टॉपिक सिखाने वाला हूं और टॉपिक हमारा रहने वाला है डाइपोल मोमेंट। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही सिंपल और सटीक क्वेश्चन समझने वाला एक बहुत सिंपल सा टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग से हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल। तो टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और बहुत मजे से सिखाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले जैसा कि टाइटल की अगर बात करते हैं तो टाइटल लिखा हुआ डाइपोल। सो डाइपोल का मतलब क्या है? मतलब डाइपोल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है डाइपोल। ठीक है, डाई प्लस पोल। सो डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, ये कलर वाली डाई नहीं है जो बालों में लगाते हैं, ये वो वाली डाई नहीं है। ठीक है, सो डाई यहाँ पे है टू। और पोल्स का मतलब हम बोल सकते हैं एंड्स। ठीक है, पोल्स का मतलब क्या बोल सकते हैं? एंड्स। मतलब दो एंड रहने वाले हैं और भाई दो एंड कुछ किस हिसाब से होने वाले देखते हैं भी। और ये मूवमेंट का मतलब हम इसको लिख सकते हैं मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मतलब भाई क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात होने वाली है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के एक एंड से दूसरे एंड में मूवमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि डाइपोल का अर्थ यहाँ पे क्या है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जांपल से आप सीख सकते हैं डाइपोल मोमेंट। और एक एग्जांपल है हमारे पास HCl मॉलिक्यूल का। ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। टाइटल को अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों का एग्जांपल लेना होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी चीज की डेफिनेशन रखना मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं जब तक कि उसकी जड़ तक ना पहुंचे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं कि H2 मॉलिक्यूल के केस में क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसा कि H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों हाइड्रोजन एटम एक पेयर शेयर कर रहे होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। साथ ही साथ इन केस ऑफ HCl अगर मैं आपको बताऊं तो इस मॉलिक्यूल में भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है H और Cl के बीच। ठीक है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको इसको हम लोग प्योर कोवलेंट कहते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो भाई इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? चलो देखते हैं, अभी डाइपोल समझना है ना। और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोलर कोवलेंट। क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, कहते हैं कि जो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इस वाले बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो H और H ने क्या किए हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे। कुछ ऐसे करके बना के दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसे शेयरिंग हो रखी है। तो जो शेयरिंग हुई है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की, वो बिल्कुल बराबर है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे जितना इसकी तरफ मूव कर रहा है उतना ही दूसरे हाइड्रोजन की तरफ भी मूव कर रहा है, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि कोई किसी एक की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या फिर किसी एक एरिया में ज्यादा आ चुके हैं और दूसरे के मेकअप, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोनों ही एलिमेंट जो हैं, सॉरी दोनों ही एटम सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बिल्कुल एक जैसे है। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत का मतलब हुआ दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की दोनों की बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीच में रहने वाला है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों एटम्स के लिए। ठीक है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले, हालांकि यहाँ पे भी शेयरिंग कुछ वैसी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है भाई शेयरिंग के दौरान ऐसे करके। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पेयर है ना, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस जगह पे है, वो कहीं ना कहीं दोनों एटम्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो क्लोरीन है ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत हाइड्रोजन से अच्छी है। या यूं कह सकता हूं मैं कि जो क्लोरीन है भाई, जो आपका क्लोरीन है, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो जब क्लोरीन अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी दूसरा एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे। ये यूं कह सकते हैं कि सेंटर में होने की बजाय वो एक तरफ खिसक जाएंगे, एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ज्यादा ताकतवर होगा वो खींच लेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो इस डिसलोकेशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्टिंग की वजह से ये कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम कुछ हद तक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और जबकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कुछ हद तक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पे बतानी है। जबकि इस वाले केस में किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ना इस वाले हाइड्रोजन पे कोई डेवलप हुआ, ना ही इस वाले हाइड्रोजन पे। तो लॉजिकली हमने ये देखा कि जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े हुए थे, ध्यान दीजिएगा फिर से, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जब जुड़े हुए थे, तो जो बॉन्ड मतलब शेयरिंग की थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बना था उसको हमने प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोला, या यूं कह सकते हैं 100% कोवलेंट कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है इसमें? 100% कोवलेंट कैरेक्टर है। इसका अर्थ हुआ कि कोवलेंट मतलब शेयरिंग, 100% शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है वो भी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ, वहां पे ऐसा नहीं हुआ। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हुआ। साथ ही साथ यहां देखने को मिला कि ये पोलर कोवलेंटिस को क्यों बोला हमने, मतलब पोलर बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि पोलर का मतलब होता है कि आयनिक कैरेक्टर जनरेट हुआ। पोलर का मतलब क्या? आयन। देखो कुछ आयन्स आपको नजर आ रहे हैं, एक रिच हो गया सेंटर, और एक सेंटर कैसा हुआ है? डेफिशिएंट। तो कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो गया? आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो गया? आयनिक। कहीं ना कहीं इस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया है। कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया? आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में ये भी बात करूंगा कि ये परसेंटेज मतलब कितना आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसकी बात करेंगे, मतलब किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है, देखो मैं इस वाले हिस्से को हटा देता हूँ, ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह और बन जाए। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुए उस हाइड्रोजन की तरफ। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये रहा। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को देखिएगा, ये एक एरो बनाया। ठीक है, इस एरो को देखो, एरो यहाँ पे एक सर्टेन मूवमेंट शो करेगा, और जिसको मैं कहूंगा डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सो ये जो एरो आप देख रहे हो, एरो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसी तरीके से काटा हुआ है इसको। तो ये एरो एक्चुअली ये डाइपोल मूवमेंट को शो करता है। किसकी मूवमेंट को शो करता है? डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड मूव करना। तो जो ये वाला साइड है, ये एक सेंटर है, एक पोल हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था? 2 एंड्स लिखे थे ना, मतलब डाइपोल। सो डाइपोल, ये जो एरो ही डाइपोल का है, और डाइपोल का अर्थ क्या होता है भाई? दो पोल्स यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एक साइड से दूसरी साइड। सो बेसिकली इसी मूवमेंट को, इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इस मूवमेंट को जो शो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट लॉजिकली कब हुआ, मतलब ये डाइपोल कब जनरेट हुआ? ये इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल जनरेट हो चुका है। क्या जनरेट हो चुका है? डाइपोल जनरेट हो चुका है। और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि दो एटम जो बॉन्डेड थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया था, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस बात को जल्दी से रिकॉर्ड करो कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो चुका है? पोलर। पोलर का मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है, लॉजिकली इट इज द मेजर ऑफ
पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो कुछ एक और अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बहुत सब कुछ है इस लेक्चर में। जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट कर दो और उसके बाद देखिए क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं ये हटा देता हूं और हम आगे देखते हैं। सो लॉजिकली डाइपोल मोमेंट, कहीं ना कहीं से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि डाइपोल मोमेंट का एक लॉजिकल वे में क्या अर्थ होता है, वो ये कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो साफ ही नहीं हो रहा भाई, different electronegativity, so there is shifting of electron toward one side, या वो एटम जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो सबसे पहली बात, ये जो डाइपोल मोमेंट आपने देखा, जो किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता क्या है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हैविंग magnitude as well as direction। देखो अब डायरेक्शन वर्ड आया तो इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इट्स डायरेक्शन लिख देते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपको। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। चलो ये बात भी सही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ ये भागता है, मतलब डाइपोल की मूवमेंट होती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, इसका फॉर्मूला। सो डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, या सीधे लिख सकता हूं, इट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge and distance between them। मतलब जरा देखो, जैसे A और B के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बना, B ज्यादा था, मतलब B जो था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो नेगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव, ये इसके डाइपोल की डायरेक्शन। एक तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक तरीके से नेगेटिव, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है भाई, चार्ज तो क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड की सिर्फ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब चार्ज तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, या तो प्लस मतलब चार्जेस +1 में भी होता, प्लस में भी होता, माइनस में भी होता, तो हमें सिर्फ क्यू की जरूरत है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये हम डिस्टेंस को डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये जो मल्टीपल होगा भाई, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। क्या होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो इसकी यूनिट होने वाली है, इसकी यूनिट इट्स यूनिट, या कह सकते हैं इट्स यूनिट इज डिवाई। मतलब हमारे लिए एक नई यूनिट रहने वाली है जिसको डिवाई लिखेंगे और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये डिवाई यूनिट जो है, इस डिवाई यूनिट में इसको एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि ये क्यू और डी की एक सिंपल यूनिट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से क्यू अगर कूलॉम में है, किसमें है? कूलॉम में, और डी आपका मीटर में है, तो आप देख सकते हैं कूलॉम मीटर में आएगा, तो उसके लिए 1 डिवाई जो होता है वो मैथमेटिकली कोरिलेटेड होता है इस फॉर्मूले से, मैथमेटिकली
कोरिलेटेड होता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। और इसमें क्या रहने वाला, 1 इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30। ये सेंटीमीटर नहीं, ये कूलॉम मीटर की यूनिट रहने वाली है, कूलॉम मीटर, ठीक है। तो जो भी आपका कूलॉम मीटर में अगर आता है मतलब डाइपोल मोमेंट, तो यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ डिबाई, क्लियर। तो ये छोटी सी बात है, जरूर लॉक करें। मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होने वाली है डाइपोल की। दूसरा, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही हमें इसकी डायरेक्शन को सिग्निफाई करना है, असाइन करना है। साथ ही साथ अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये रहा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फटाफट नोट कर लें, फिर आगे इससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारी की बात करने वाले, ठीक है। नोट करने से हाँ बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने नोट कर लिए, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूं, फिर आगे सीखते हैं। ये टाइटल भी हटा देता हूं, लेकिन ये टाइटल हटने का मन नहीं बना रहा भाई। चलिए, तो बोर्ड कुछ हद तक तो साफ हो गया। हाँ बच्चों, तो फाइनली बोर्ड साफ हो गया और हम लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाइपोल्स की डायरेक्शन दिखाने वाला हूं, ठीक है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, फिर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में अलग अलग मॉलिक्यूल्स, चाहे टेट्रा हो या फिर जितने भी अलग टाइप के Ab2 Ab3 Ab4, सभी में नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और पोलर नॉन पोलर इन सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं होमो एटोमिक, होमो डायटोमिक भी है जिन्हें बोलते हैं ना, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखते हैं इनका नेचर कैसा है, या डाइपोल्स वगैरह की क्या कुछ इसमें डायरेक्शन रहने वाली है। इसके अलावा एक होता है हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इनमें देखते हैं कि डाइपोल्स का क्या कुछ केस होने वाला है। सो होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 का भी एग्जांपल लिया था, Cl2, O2, Br2, F2, I2, N2 एक्सेट्रा। देख सकते हैं दो ही एटम है, सब में दो एटम है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है सभी में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी मॉलिक्यूल्स जो बने हैं आपके सामने, इन सब में जो एटम्स हैं वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, H Cl Cl O O Br Br सेम, देखो सभी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इनके अंदर बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो टिपिकल यानी कि 100% पूरी तरीके से 100% कोवलेंट होगा। यानी कि ये कैसे हैं, हम इनको क्या कह सकते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि इनमें डाइपोल्स नहीं होने वाला है। और डाइपोल नहीं है तो कैसा बॉन्ड रहेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहने वाला है इनके अंदर। या हम इन मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कहने वाले हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब पोलर का मतलब यहाँ अभी जो आपको समझ आ रहा होगा कि डाइपोल नहीं है, यानी पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आयनिक कैरेक्टर इनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, वो तो मैंने लिख दिया था। नॉन पोलर मतलब यहाँ पे नॉन आयोनिक, कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। जबकि उसकी इसमें एग्जांपल की बात करें तो देखो, जैसे HF, HBr, HCl, चलो कोई नहीं, और HI, इन सब में आप देख सकते हैं, या फिर CO, NO, ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। हेटेरोएटॉमिक है, अलग अलग एटम है लेकिन दो ही एटम होने वाले हैं। देखिए, तो ये ऐसी कैटेगरी जो है, इनमें जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं, पोलर। कैसे रहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कहीं ना कहीं जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़ेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़ेंगे, तो
आपको पता है क्या होने वाला है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ भागेंगे, किसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे, ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो मतलब डाइपोल जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो डाइपोल जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पोलर है। कैसे, इनके अंदर का बॉन्ड कैसा रहेगा, पोलर। साथ ही साथ इनमें डाइपोल है। ठीक है, तो इनको मैं पोलर मॉलिक्यूल्स बोलूंगा। कैसा बोलूंगा, पोलर मॉलिक्यूल। हालांकि ये जो अभी पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इसके लिए हमें बस यही देखना होगा कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर कोई डाइपोल है टोटल। तो उसके लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे तो सिंगल डाइपोल है, इन सब में एक ही एक डाइपोल जनरेट होगा। जैसे फ्लोरीन की तरफ, ब्रोमीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ, आयोडीन, और वहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इन सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डाइपोल होने वाला है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और वो कैसे हुए, पोलर। तो ये केस सिंपल हुआ क्योंकि एक ही डाइपोल है, बनेगा तो एक ही डाइपोल बनेगा ना। ठीक है, अगर डाइपोल जनरेट हुआ है तो एक ही है। लेकिन क्या होगा अगर दो डाइपोल हो मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे तीन डाइपोल हो मॉलिक्यूल के अंदर, या तीन से भी ज्यादा डाइपोल हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन डाइपोल्स का सम करना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल डाइपोल है तो बड़ा आसान है कि भाई डाइपोल है तो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर। क्यों, क्योंकि बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट। तो ये बहुत सिंपल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो होमोएटॉमिक डायटोमिक रहने वाले, होमोडायटोमिक जो है वो स्ट्रिक्टली नॉन पोलर रहेंगे, और जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनमें एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन आपकी होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। ठीक है, और कोई भी दूसरा डाइपोल सिस्टम में होता नहीं जो उसे कैंसिल करे या डिस्टर्ब करे। तो ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, पोलर। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं हम लोग ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला हिस्सा हटा देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें एक से ज्यादा डाइपोल है तब क्या होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन डाइपोल मोमेंट, एक से ज्यादा डाइपोल है तब क्या होगा। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक से ज्यादा डाइपोल, दो ही समझ लो, तो दोनों की डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है, या किसी का डाइपोल इधर है, ये रहा दूसरा। ठीक है, कम से कम दो मान लेते हैं, दो से भी ज्यादा भी होंगे। ठीक है, या हो सकता है ऐसे भाग रहे हैं डाइपोल, या हो सकता है इस तरीके से भाग रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना, अलग अलग पोजीशंस पॉसिबल है ना, डाइपोल इस तरीके से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो अब केसेस ये हैं कि जब डाइपोल की इस तरीके से केसेस पॉसिबल होंगे, ये जो मैंने बना रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेट डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, नेट। नेट का मतलब है टोटल डाइपोल मोमेंट। ये अरेंजमेंट्स मैंने दिखाए हैं जब एक से ज्यादा डाइपोल, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन डाइपोल, इन दैट केस रिजल्टेंट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक, ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है। तो डाइपोल जब एक से ज्यादा होंगे तो हम बात करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, समझ आ रहा है ना। सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखिएगा और समझिएगा। तो जब कभी दो या दो से ज्यादा डाइपोल्स, नॉर्मली हम दो डाइपोल्स का वेक्टर सम करने वाले हैं, तो वेक्टर सम करने के लिए आप इस नॉर्मल फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि इस लेक्चर में हम सीधे ही बात करेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट है या नहीं। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है। मान लो दो डाइपोल है, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, म्यू1 म्यू2, तो दो डाइपोल है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो निकालेंगे, म्यू नेट जिसे हम बोल सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप नेट कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लें, लॉक कर लें अपनी कॉपी में। ये क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट,
या जिसे हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये कब लगाना है फॉर्मूला भाई, जब दो या दो से ज्यादा आपके क्या रहने वाले हैं डाइपोल्स। तो नॉर्मली दो डाइपोल्स, अब दो दो करके, जैसे मान लो तीन डाइपोल है लेट से कि एक डाइपोल इधर है, ये रहा, एक डाइपोल इधर है या एक डाइपोल इधर लेट से, तो दो का वेक्टर सम करेंगे, इसका और इसका वेक्टर सम करके फॉर्मूला में लगाएंगे और ये आपका देगा। फिर आप दो का फॉर्म यूज करेंगे, मतलब दो दो डाइपोल्स का आप रिजल्टेंट ले सकते हो। दो दो डाइपोल्स का आप क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट लेकर के आप फाइनल निकाल पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ये नेट वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, कुछ केसेस में ये नेट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये वैल्यू आएगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वैल्यू आर कॉल्ड, मतलब सिंपल लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, इस केस में आर कॉल्ड नॉन पोलर, ठीक है। जबकि ऐसा अगर कुछ केस आता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ऐसा कुछ केस आता है कि जीरो नहीं होता है, तो उस केस में क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल। वापस एक बार देखिए, अगर किसी केस में टोटल वैल्यू नेट, टोटल जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो जीरो आ जाए, ठीक है, वेक्टर सम करने पर, टोटल सम करने पर कितना आ जाए, जीरो। हो सकता है किसी वजह से कैंसिल हो जाए, अभी देखेंगे कई सारे एग्जांपल। तो अगर ये टोटल रिजल्टेंट जीरो आए तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा कि भाई वो तो क्या है, नॉन पोलर। लेकिन अगर वैल्यू कुछ ना कुछ है, बेशक वो ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, बट जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो से ज्यादा ही है, ठीक है। सो नॉर्मल सी बात है कि अगर जीरो नहीं है तो उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पोलर। तो बस इतनी सी बात पहले रिकॉर्ड करें, फिर मैं एग्जांपल देने वाला हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल के बाद आपको ट्राई वाला। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो एक ही डाइपोल था, फिर ट्राइटोमिक, फिर टेट्राटोमिक, इस तरीके से आगे कंटिन्यू करने वाला है, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया होगा सभी ने। तो अब हम आगे चलते हैं, AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देते हैं, और ये बात आपने रिकॉर्ड कर ली होगी। तो AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम कि जिनमें सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल, जैसे BeCl2, इसमें बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें एग्जांपल लें, CO2 हमारा बेस्ट एग्जांपल रहने वाला है, या फिर इसमें ऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहने वाला होता है इथाइन, ठीक है। तो अगर इन एग्जांपल्स को देखें तो सेंट्रल एटम इन सब में कहीं ना कहीं sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये लीनियर ज्योमेट्री के साथ होते हैं, कैसी ज्योमेट्री के साथ, लीनियर, यहाँ लिख देता हूँ, लीनियर ज्योमेट्री के साथ होते हैं, मतलब इनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, देखो BeCl, CO2 के लिए ये आपको इथाइन का स्ट्रक्चर भी पता होगा कि कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये। तो हमने AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स बना दिए, sp हाइब्रिडाइज्ड है कौन, सेंट्रल एटम, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है सबकी। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो डाइपोल की डायरेक्शन बनाते हैं। BeCl2 में आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। तो डाइपोल कहां से कहां रहेगा, फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर इसमें कहां से रहेगा, फ्रॉम लेस से मोर, क्लियर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें जज करें और देखें तो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मैथमेटिकली ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधे ही कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं कि एक दूसरे, देखो ये जो डाइपोल होगा BeCl बॉन्ड का, उसकी वैल्यू उस साइड कुछ है, BeCl का फिर से डाइपोल है और इसकी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल करेगा। तो नेट डाइपोल आप देख सकते हैं कितना रहेगा, रिजल्टेंट जीरो। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात, मतलब इस एग्जांपल में देखें तो लेस टू मोर, मतलब लेस से मोर की तरफ डाइपोल, फिर लेस से मोर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब नेट डाइपोल यहाँ पे भी कैंसिल होने वाला है, और कैंसिल जब ही होगा जब डायरेक्शन
एग्जैक्टली अपोजिट हो, और जब वैल्यू भी कहीं ना कहीं जो है क्या सेम 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 वैल्यू और अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर, तभी नेट डायरेक्शन मतलब नेट वैल्यू क्या है कि जीरो। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू कैसे दिखाएंगे, तो आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, वैसे तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ये वाला, तो इस तरीके से हम सीधे इसकी डाइपोल की डायरेक्शन ये बनाएंगे, और इसमें आप देख सकते हैं ये, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट, तो ये वाला भी केस कैसा रहने वाला है ये। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एग्जाम्पल जो हमने देखे इनमें सिमेट्री थी, इन तीनों एग्जाम्पल में सिमेट्री थी, और ये कैसे हैं ऑल आर नॉन पोलर। ये सिमेट्री मैंने क्या बोला, तो जरा सिमेट्री का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे इन सब में एक ऐसा सेंटर है जो दो पार्ट्स में क्लिन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थी, ऑल आर नॉन पोलर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल जो होती है वो जीरो आती है, क्योंकि डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये बात ठीक है, समझ आए सबको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस अगर हम इसमें ये छोटा सा केस आपको बता दें कि बेरिलियम इधर क्लोरीन से जुड़ा रहता और इधर फ्लोरीन से जुड़ा रहता, तो क्या होता। इन सिमिलर वे अगर यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बजाय सल्फर होता और यहाँ पे इस तरीके से, वहां वाले एग्जाम्पल में जरा देखो, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेता कुछ इस तरीके से, ठीक है ये, तो आप इन तीनों केसेस में कैसे बताते, तो आप सिंपल देखो बताते, ये भी पोलर बॉन्ड रहता डाइपोल क्लोरीन की तरह, इधर भी डाइपोल फ्लोरीन की तरह, लेकिन ये दोनों डाइपोल पूरी तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, मतलब ये डाइपोल की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, और ऐसे केस में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, हालांकि कैंसिल होगी बट पूरा का पूरा अमाउंट डाइपोल का कैंसिल नहीं होगा, समझिएगा, ठीक है। सेम इस वाले केस में भी फ्लोरीन का सल्फर की तरफ होगा, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इक्वल अपोजिट नहीं, अपोजिट तो है बट इक्वल डाइपोल्स की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। तो फिर से ये क्या रहने वाला है, साथ ही साथ इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की तरफ होगा ये वाला डाइपोल, ठीक है, और वहां पे दोनों कार्बन है, तो क्या डाइपोल होगा या नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो कार्बन है ना ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है sp हाइब्रिडाइज्ड, और आपको एक बहुत बढ़िया सी बात पता होगी, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ना उनमें s कैरेक्टर यानी कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर वो ज्यादा होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जबकि ये वाला कार्बन जो है ना इस पे परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये वाला कार्बन जो है ये कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड की डाइपोल किसकी तरफ होगी, ऑफ कोर्स इस वाले कार्बन की तरफ होगी, ठीक है। तो अब फिर से देखो इस बॉन्ड की डाइपोल और इस बॉन्ड की डाइपोल बिल्कुल सेम नहीं होगी, सेम का मतलब वैल्यू सेम नहीं होगी, हालांकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर आप समझ चुके होंगे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहने वाली है, मतलब टोटल कैंसिल नहीं होगा। तो आपको ये बात क्लियर है, यानी तीनों ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं ये सारे कैसे रहने वाले हैं पोलर, कैसे रहने वाले हैं ऑल आर पोलर। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई है, सिमेट्रिकल केसेस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जबकि अनसिमेट्रिकल केसेस में, मतलब देखो अलग अलग यहाँ पे अटैचमेंट है ना, तो अनसिमेट्रिकल के केसेस में क्या है नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर चलते हैं AB3 की तरफ, ठीक है, नोट करो फटाफट, ठीक है, आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले, और ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है। AB3 टाइप में ज्योमेट्री भी बदल जाएगी और एग्जाम्पल भी अलग अलग होने वाले। देखिए AB3 में हम लोग हाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल
प्लेनर होने वाली, ठीक है। एक ही प्लेन पे 3 कॉर्नर पे कहीं ना कहीं एटम्स प्लेस होंगे। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे BF3 मॉलिक्यूल, BH3, ठीक है। और BF3 में अलग मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं आप, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ इसमें आप SO3 मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे सिमेट्रिकल दिख रहे होंगे, ठीक है, एक जैसे अटैचमेंट। जरा देखो, सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी रहने वाली है। जैसे BF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सभी पैटर्न एक जैसे रहने वाले हैं, जैसे BH3 में देखते हैं, ठीक है। और ये सारे तो एक जैसे ही हैं, जहां पे फ्लोरीन वहां क्लोरीन लगी और आयोडीन, और एक हम बना देते हैं SO3 वाला, ठीक है, SO3, ये दो, ठीक है। इनको हम नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसे स्ट्रक्चर होगी, सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्शन को दिखाएं अगर, तो बोरॉन और फ्लोरीन में जो आपका डायरेक्शन रहने वाला डाइपोल का, वो आप जानते हैं किसकी तरफ रहने वाला है, फ्लोरीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ठीक। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच 120 का एंगल है, ठीक है। अब एंगल तो चलो पता है, लेकिन हम देखें इन दोनों का जो वेक्टर सम होने वाला है उसकी डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे आएगी, इन दोनों का मतलब इस तरीके से और इस तरीके से अगर अलाइंड है तो हमारा जो नेट इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो दिखाएं, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है ना, ये इसकी वैल्यू और जो ऊपर वाला डाइपोल, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, ये μ1 है, ये आपका μ2 है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो वो इस वाले के बराबर आएगा। और इनके लिए 120 का एंगल रहने वाला है, वो आप वो फॉर्मूला जो लिखा था ना, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा अंडर रूट करके, तो वो से निकालो इनका वेक्टर सम जो यहाँ आएगा, ये ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है नेट जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो आने वाला है 0, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे भी देखो, हाइड्रोजन और बोरॉन में, ठीक है, आपका हाइड्रोजन और बोरॉन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। और सेम कुछ वेक्टर एडिशन नॉन पोलर इन सिंपल वे। जो अगला एग्जांपल है आपका, उसमें देखो आपको पता है सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ऑक्सीजन। तो नेट इन दोनों का वेक्टर एडिशन इस साइड में और इन दोनों का एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये भी आपका 0। तो ऑल आर कैसे हैं सारे, ऑल आर यस नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्या, सारी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको एक चीज और बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री है मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, एक जैसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है हर जगह, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री की वजह से होता क्या है, कहीं ना कहीं डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करता है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में नेट रिजल्टेंट कैसा रहता है, ठीक है, यानी कि म्यू नेट की जो वैल्यू है या नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा 0 आता है अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर इसी में हम कहीं पे चेंज कर दें, जैसे जैसे मान लीजिए कि अनसिमेट्रिकल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू रहने वाली। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं बी, और ये वाली जो साइड है यहाँ पे क्लोरीन रख देते सपोज, है ना। तो इस केस में अब वेक्टर सम बिल्कुल मतलब जो होगा इन दोनों का, इन दो डाइपोल्स का जो वेक्टर सम रहने वाला है वो नीचे की तरफ आएगा, और ऊपर वाला डाइपोल बी और सीएल बॉन्ड, देखो बी और सीएल बॉन्ड का जो डाइपोल है वो इस डाइपोल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है बट वैल्यू सेम नहीं। भाई बी और सीएल का डाइपोल और बी और एफ का डाइपोल, इन दोनों का डाइपोल एक वैल्यू का नहीं होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो डाइपोल है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। वापस ध्यान दें एक बार, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ रहा है, पूरा मॉलिक्यूल कैसा आ रहा है, नॉन पोलर। लेकिन सभी बॉन्ड्स कैसे थे, बॉन्ड्स तो पोलर थे,
बॉन्ड पोलर होते हुए भी पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। क्यों भाई? क्योंकि नेट जो टोटल जो रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल डाइपोल का वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से ये बात लॉक करें और फिर आगे चलते हैं, AB4 टाइप सीखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, AB3 भी हो गया, AB4 सीखते हैं, AB5 और AB6 बहुत सिंपल है, फटाफट समझते हैं। ठीक है, अब आपको चीजों का पता लग गया है कि किस तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई कि सवाल किस तरीके से आएगा, हमसे क्या कुछ पूछा जा सकता है इस वाले टॉपिक से। वैसे जो भी आप सीख रहे हो ये सभी पार्ट्स कहीं ना कहीं हमसे पूछ लेते हैं। तो ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो अब AB4 वाले में क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है या फिर मीथेन का एक अच्छा एग्जांपल है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टिपिकल टेट्राहेड्रल। देखो अभी तक जितने भी हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे हैं इन सभी में बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के दौरान हम कुछ लोन पेयर वाले पार्ट्स पे भी करेंगे कि मान लो अगर लोन पेयर हो तो फिर कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखो जैसे इस वाले केस की बात करें तो सेंट्रल एटम, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम भाई, इसमें भी ऐसे ही होगा। सिलिकॉन वाले में भी सेंट्रल एटम बदला हुआ है, बाकी क्लोरीन अटैच्ड है। सेम यहाँ पे हम कार्बन वाले केस में भी लेते हैं, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, सभी में एक जैसा फॉर्मेट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद 109.5 डिग्री एंगल। क्लियर है सब कुछ? हाँ, तो फिर यहाँ पे जब बात आती है तो फिर वही चीज है कि सर CCl बॉन्ड का डाइपोल किसकी तरफ होगा? ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ये रहा इसका डाइपोल इसकी तरफ, इसका डाइपोल क्लोरीन की तरफ, और यहाँ का भी डाइपोल क्लोरीन की तरफ, है ना सिंपल। तो जब डाइपोल क्लोरीन की तरफ है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल की वैल्यू क्या आने वाली है। तो देखो ये 1, 2 और 3 कहीं ना कहीं ये अगर आप एक तरीके से देखें ट्रायंगुलर पार्ट में तो इन सब का एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये आगे मतलब ये भी नीचे ही है हमारी तरफ झुका हुआ, और ये इधर की तरफ, मतलब एक पिरामिड ऐसे ऐसे ट्रायंगुलर टाइप ऐसे सीधा नजर आ रहा होगा। तो इसमें भी इन तीनों का जब वेक्टर एडिशन करेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ जाएगा, जो कि ऊपर वाले डाइपोल का अपोजिट होगा। ध्यान से देखिए इन तीनों का वेक्टर सम 1, 2, 3, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ध्यान देना 3D स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर नहीं है। तो 1, 2, 3 इन तीनों का वेक्टर एडिशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जो कि ऊपर वाले से टोटल अपोजिट है। और फिर से मैं आपको बताऊं, जब इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी ये बिल्कुल वैल्यू CCl बॉन्ड के डाइपोल की होगी, और जो कि ऊपर भी CCl बॉन्ड का ही डाइपोल है। तो दोनों वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट रहने वाली हैं, और ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नेट डाइपोल यहाँ पे भी क्या रहेगा? 0, मतलब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, मतलब कैंसिल होने वाला है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, वो फॉर्मूला जो बताया वो यही हेल्प करता है हमारी, कि अगर मान लीजिए ये x डाइपोल है, ये x है, ये x है, तो ये वाला डाइपोल 3x नहीं होगा। वेक्टर सम जो तीनों का करेंगे तो इस डाइपोल की वैल्यू भी कितनी आएगी? x। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों को जोड़ देंगे और 3x नीचे रख देंगे और ऊपर x रखेंगे, नहीं, तो वो डाइपोल भी x है। तो इस तरीके से टोटल डाइपोल क्या रहने वाला है? नेट डाइपोल जो रहेगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो म्यू नेट है आपका वो 0 रहेगा। सेम इस वाले केस में भी रहने वाला है। तो अब आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं और चीज को समझ चुके हैं। तो नीचे रिजल्टेंट आएगा और इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0। उस वाले केस में जरा देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाइपोल की डायरेक्शन हम सबको पता रहती है, और आप देख सकते हैं डायरेक्शन बनाइए। इन तीनों का वेक्टर सम ऊपर ऊपर ऊपर, तो इन तीनों का वेक्टर सम कहाँ रहने वाला? ऊपर, जो कि देखिए उस वाले डाइपोल के ये क्या है? अपोजिट। तो कहीं ना कहीं फिर से आप समझ चुके हैं 0। सो सारे के सारे पार्ट्स इस वाले केस में भी क्या है? यस, नॉन पोलर है ना, ऑल आर नॉन पोलर। ठीक है, तो सब नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि सिमेट्री है, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। कैसे हैं?
सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। जबकि अगर इन्हीं में कोई पोजीशन बदल दी जाए, कोई और एटम लगा दिया जाए, अनसिमेट्रिकल कर दे, तो आपको ये पोलर मिलेगी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, कुछ अनसिमेट्रिकल एग्जांपल जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनका म्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है और जो सारे के सारे पोलर हैं। जैसे देखो उसमें एग्जांपल में, जैसे मैं वहां पे CH3Cl कर दूं, ठीक है, एक जगह पे क्लोरीन लगा दूं, या फिर ऐसा हो जाए कि CH2Cl2 कर दे, 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, CH2CF2 हो जाए या CHCl3 हो। देखिए कहीं ना कहीं हम कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, ये सारे मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, पोलर रहेंगे। क्यों पोलर रहेंगे, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं डाइपोल टोटल कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, जिनको आगे हम अभी मतलब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके के बारे में देखेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट किस तरीके से इनमें एग्जिस्ट करता है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि नेट डाइपोल मोमेंट अनसिमेट्रिकल वालों में होता है, 0 नहीं होता, जबकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में वो टोटल कैंसिल होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऑब्टेन डाइपोल मोमेंट कितना मिलता है, 0। बॉन्ड बेशक पोलर है, बट पूरा मॉलिक्यूल, ऑल ओवर जो मॉलिक्यूल है, कंप्लीट मॉलिक्यूल, उसका नेचर कैसा आता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा, AB4 टाइप, जिसमें सेंट्रल एटम कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज। ज्योमेट्री कैसी थी पूरे मॉलिक्यूल की, बिल्कुल टेट्राहेड्रल। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, AB5 और AB6 को भी फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो AB5 स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं इसे, AB5, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, AB5। देखिए AB5 जिसमें sp3d ये हाइब्रिड स्टेट होती है, और ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, याद दिलाएं, हाँ जी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल आपका PCl5, कौन सा एग्जांपल, PCl5 या PI5 एक्सेट्रा, कुछ इस तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं। इन एग्जांपल्स में भी बात करें तो आपको पता होगा कि कुछ अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का अरेंजमेंट दिखाएं, ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ खुला खुला इस तरह बना देते हैं आपके लिए, ये रहा, जिसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 ऊपर और नीचे जो प्लेन पे हैं वो आपके कौन से होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम PCl5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक्सियल थोड़े लंबे बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से दिखा दिए। तो ये भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल है, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग डाइपोल की वैल्यू से, यहाँ इस वाले बॉन्ड की डाइपोल क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सभी डाइपोल्स क्लोरीन की तरफ होंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, ये 3 क्लोरीन एटम एक ही प्लेन पे होते हैं, याद है सबको। यहाँ पे मैं इनको एक प्लेन वालों को इस तरीके से शो कर देता हूं, ठीक है, और एक अबव द प्लेन और एक क्लोरीन बिलो द प्लेन होता है। सो इन दोनों का जो वेक्टर सम है, देखिए जो 120 अपार्ट है, 120 एंगल से दूरी एंगल है इनके बीच में है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि हमारा, ध्यान से देखिएगा, जिसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, ठीक है। वेक्टर सम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला और उसका एक दूसरे कैंसिल करेगा और ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है वो 0 रहने वाली, यानी कि कैसा रहेगा, ये नॉन पोलर। मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है बेटा, नॉन पोलर इसका कैरेक्टर है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, कैसे हैं, सिमेट्रिकल, देख पा रहे हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं नेट डाइपोल मोमेंट तो है ही नहीं, फिर तो नेट डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल में 0 ही आता है, ऑफ कोर्स। साथ ही साथ अगर इसमें बताएं हम आपको कि किसी एक पोजीशन पे कोई दूसरा बॉन्ड, कोई दूसरा एटम लगा दें, जैसे सपोज फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इन केस,
तो फिर नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में कुछ हद तक वैल्यू होगी और इसलिए तब पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ चुके हैं। ऐसे ही मैं आपको AB6 टाइप में सिखाता हूँ और ये जितने भी बॉन्ड पेयर वाले थे वो केसेस आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लें इस बात को। ठीक है बच्चों, तो ये वाला केस आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, लास्ट वन केस मैं आपको सिखाता हूं इस वाले पार्ट में, और फिर प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो जरूर देखें हमारा डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं और अलग अलग केसेस को देखा। ठीक है, तो sp3d2 लास्ट पार्ट। और आपको पता है कि ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में सॉरी ये 6 होगा। ठीक है, AB6 sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। तो बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है कौन सा लेने वाले हैं? SF6। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल आपको याद है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल का केस जो रहेगा वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो सारी डाइपोल आपके देख सकते हैं फ्लोरीन की तरफ होगी, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डाइपोल एक दूसरे को देखिए किस तरीके से कैंसिल कर रहा है। सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो म्यू नेट होने वाला है, यानी कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे केसेस में भी क्या आने वाला है? 0। मतलब ये कैसा रहने वाला है? ये भी नॉन पोलर है, यानी कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर की वजह से? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम डाइपोल की जो है वैल्यूज फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन के बेसिस पे हम टोटल 0 रहने वाला है या नॉन 0 रहने वाला है वो सिर्फ हम डायरेक्शन पे बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में SF6 तक यानी कि AB6 तक हमने काम पूरा किया। अगले पार्ट में नहीं कि सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम दिए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे और पोलर नॉन पोलर का पता लगाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कुछ PYQs होंगे जिनको आप इजिली सॉल्व करना सीखेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स।